आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव, जाहिर सी बात है स्थिर शब्द लगा है तो इसका मतलब कोई आवेश है जो एक जगह रखा हुआ है, उसके कारण जो पोटेंशियल है या विभव है। विभव का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, यानी प्रवाह होता है, यानी यूं कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो स्थिर वैद्युत विभव का मतलब हो गया। धारिता का मतलब धारिता शब्द से जैसा महसूस हो रहा है उससे लग रहा है कि धारण करना। तो किसी आवेश को जैसे हम लोग पानी को बाल्टी में भरते हैं तो पानी जो बाल्टी है हमारी, ये एक तरह से कैपेसिटेंस है, संधारित्र कह सकते हैं, और उसमें जितनी क्षमता है पानी भरने की, मान लीजिए 10 लीटर क्षमता है पानी भरने की, तो 10 लीटर उसकी धारिता है, धारण करने की क्षमता। तो जब आवेश को धारण करने की क्षमता होगी तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कह देंगे। तो धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। तो चूंकि स्थिर वैद्युत विभव की बात हो रही है तो यहाँ पर आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहेंगे। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं। तो भूमिका में देखिए बता रहा है कि अध्याय 6 तथा 8, ये कक्षा 11 की बात हो रही है, में स्थितिज ऊर्जा की धारणा से आपको परिचित कराया गया था। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई पिंड है, अगर उठा करके उसको हम अपने छत पे रख दें, कोई ईंट है तो छत पे रख दें, तो जाहिर सी बात है कि अगर छोड़ दिया जाएगा तो छत से नीचे आएगा। इसका मतलब जो हमने ले जाने में गतिज ऊर्जा मतलब गति हुई हमारी, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, या यूं कहें कि जो कार्य किया हमने वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब उसको वहां से अगर छोड़ दिया जाएगा छत से तो जमीन में नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब उस ईंट में स्थितिज ऊर्जा है। तो वही बात कह रहा है कि अगर हम किसी बिंदु को, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है, तो जैसे अब ईंट को हम जमीन से छत पे ले जा रहे हैं तो गुरुत्वीय बल, पृथ्वी खींच रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वीय बल हो सकता है, स्प्रिंग बल हो सकता है, इन सब बलों के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु गति करने लगती है। जाहिर सी बात है कि छत से अगर हम अपना हाथ से छोड़ दें ईंट को तो जमीन पे फिर गिरेगी और कुल गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित है वो फिर से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है तथा उस वस्तु की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा जितनी बदलेगी तो वह स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि स्थितिज ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। इस प्रकार वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। इस प्रकार के बलों को संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल के उदाहरण है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी देखिए धीरे धीरे समझा करके आपको वहीं ले जाएगा स्थिर वैद्युत विभव की ओर।
तो स्प्रिंग तथा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की भांति दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल भी संरक्षी होता है। ध्यान दीजिए, अगर दो आवेश रखे हैं उनके बल कूलाम बल लग रहा है उनके बीच, तो वो भी संरक्षी बल होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गणितीय रूप में यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। दोनों में दूरी की व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता है और प्रमुख रूप से आनुपातिक स्थिरांक में भिन्नता है। तो देखिए कह रहा है कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जब हम गुरुत्वीय बल लिखते हैं तो F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर लिखते हैं, और जब विद्युत बल लिखते हैं ये Fg है गुरुत्वीय बल, ये Fe है विद्युत, दो पिंड रखे हो तो उनके बीच आकर्षण बल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर ये बल लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर द्रव्यमान है गुरुत्वीय बल में और यहाँ पर आवेश है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान m1 और m2 है, यहाँ पर आवेश Q1 Q2 है, और यहाँ पर भी देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यहाँ पर स्थिर वैद्युतांक जो नियतांक ये भी है, यहाँ भी दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ भी। तो वही कह रहा है कि गणितीय रूप में यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के समान है जो विद्युत बल है। दोनों में ही दूरी व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता है और प्रमुख रूप से अनुपातिकता स्थिरांक में भिन्नता है, केवल ये अनुपातिक स्थिरांक अलग अलग है। गुरुत्वाकर्षण नियम की संगतियां कूलाम नियम में आवेशों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में संगत यानी द्रव्यमान है, और ये विद्युत बल में जो है स्थिर विद्युत बल में यही चीज आवेश से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या प्रतिस्थापित हो जाती है। इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में संगतियों की स्थिर ऊर्जा की ही भांति हम विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र में तो ये कहानी निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए आगे देखते हैं। आवेश विन्यास के कारण किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र E पर विचार कीजिए। तो आवेश के विन्यास के कारण अब हमको विद्युत क्षेत्र E पर विचार करना है। सरलता की दृष्टि से पहले मूल बिंदु पर स्थित किसी आवेश Q के कारण क्षेत्र E पर विचार करते हैं। कोई मूल बिंदु है, वहां पर आवेश Q रखा गया है। तो कह रहा है कल्पना कीजिए कि हम कोई परीक्षण आवेश स्मॉल q को आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत के कारण आवेश Q पर लगने वाले प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु R से बिंदु P तक लाते हैं। चित्र 2.1 के संदर्भ में ऐसा तभी होगा जब कैपिटल Q तथा स्मॉल q दोनों धनात्मक हो अथवा दोनों ऋणात्मक हो। सुनिश्चित करने के लिए हम कैपिटल Q या स्मॉल q इज ग्रेटर देन 0 मानते हैं। तो ये मानना है कि कैपिटल Q या हो या स्मॉल q ये 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा का मतलब धनात्मक है। अब वैसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारा परीक्षण आवेश है उसको बिना सोचे नहीं लिखा है, तब भी हमें उसे धनात्मक मानना है। तो यहाँ पर देखिए अब उसी चीज को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कोई कैपिटल Q आवेश है, इसको जो है ये R मान लीजिए कोई वृत्त होता है उसकी त्रिज्या है, तो ये Q से जो है एक परीक्षण आवेश स्मॉल q जिसका मान 0 से ज़्यादा है, मूल बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q जिसका मान भी 0 से ज़्यादा है, यानी दोनों धनात्मक हैं, स्मॉल q भी और प्लस q भी। ये देखिए प्लस q है, ये मूल बिंदु यहाँ पर है।
और ये स्मॉल क्यू को ये r दूरी से P पर लाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये कैपिटल क्यू मूल बिंदु पर है, इसको r दूरी से P तक लाया जा रहा है। तो वही कह रहा है Q इज ग्रेटर देन 0 है के कारण उस बिंदु पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु R से बिंदु P तक ले जाया जाता है। तो R से P तक लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो प्लस और प्लस आपस में सेम चार्ज वाले रिपल्सन क्रिएट करते हैं, तो प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो कह रहा है यहाँ दो टिप्पणियां की जा सकती हैं, दो प्रकार की यहाँ पर टिप्पणियां हो सकती हैं। पहली क्या है कि हम यह मानते हैं कि परीक्षण आवेश Q इतना छोटा है कि यह मूल विन्यास को विक्षुब्ध नहीं करता, यानी मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q को विक्षुब्ध नहीं करता, अन्यथा हम किसी अनिर्दिष्ट बल द्वारा आवेश Q को मूल बिंदु पर दृढ़ करें। तो देखिए, पहले तो ये मानना है कि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। बड़ा मतलब इसका पावर बहुत ज़्यादा है और इसका पावर बहुत कम है। जैसे पृथ्वी को ले लिया जाए कि पृथ्वी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उस पर जो है कोई हवाई जहाज उतरता है तो फर्क नहीं पड़ता, चढ़ उससे दूर जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है। तो वही है कि इसको पावर इतना बड़ा मानना है कि ये इसके पास आए तो प्रतिकर्षण बल चूंकि लग रहा है तो ये अपने स्थान से ना हटे, ये हटे तो इसका या तो बहुत छोटा कर दें, इसको बहुत बड़ा, या इसका आवेश बहुत कम कर दें, इसका पावर ज़्यादा कर दें। तो वही कह रहा है कि या तो हम ये मान लें पहली स्थिति में कि मूल विन्यास को विक्षुब्ध नहीं करता है, ये Q वाला स्मॉल Q इतना छोटा है कि मूल विन्यास मतलब ये अपने जगह से नहीं हटता है, यानी मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q को विक्षुब्ध नहीं करता, यानी उसकी स्थिति को नहीं बदलता है। अन्यथा हम किसी अनिर्दिष्ट बल द्वारा आवेश Q को मूल बिंदु पर दृढ़ करें, या फिर कोई ऐसा फोर्स हो, जैसे हम पकड़ ही लें अपने हाथ से बल लगा के, तो कुछ भी और दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। कुल मिला के इसको अपने स्थान पर दृढ़ करना है। तो ये अपने स्थान पर बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ये बहुत बड़ा हो, ये बहुत छोटा हो, या इसको किसी दूसरे बल द्वारा यहाँ पर स्थिर रखा जाए। दूसरा तो टिप्पणी में से एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है? दूसरी, आवेश स्मॉल Q को R से P तक लाने के लिए हम एक बाह्य बल F एक्सटर्नल आरोपित करते हैं, जो प्रतिकर्षी वैद्युत बल Fe अर्थात F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस Fe को यथा तथ्य प्रभावहीन कर देता है। तो एक तो ये है कि इसको हम पकड़े रहें, ये तरीका है कि पकड़े रहें इसको अगर हम, तो ये इसके पास आएगा तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये हटेगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि ये इधर को आ रहा है तो इस पर प्रतिकर्षण बल इधर को लगेगा, इधर को। तो अगर इस दिशा को धनात्मक माने तो इसके विपरीत दिशा में इधर को इतने ही फोर्स के बराबर बल लगा दें इधर को हम। भाई देखिए इसको, ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब इसके पास आएगा तो प्रतिकर्षण के कारण इसके कारण इस पर बल इधर को लगेगा, इसके कारण बल इसको इधर को लगेगा। ये जिधर जा रहा है उसके समांतर विपरीत दिशा में। तो अगर इधर बल हमको मान लीजिए लग रहा है Fe बल लग रहा है इसके कारण, तो अब हम क्या करें कि इसको प्रभावहीन अगर करना है कि अपनी जगह से खिसके ना, तो इसके विपरीत इधर को इतना ही बल लगा दें। अब चूंकि दिशा बदल गई तो ये माइनस F एक्सटर्नल हो जाएगा, F एक्सटर्नल हो जाएगा। तो अब देखिए, ये ऋण धन चिन्ह हम अपने चिन्ह परिपाटी के हिसाब से मान सकते हैं
अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये इधर को आ रहा है और इसमें बल इधर को लग रहा है, इसलिए इसने इस बल को ऋणात्मक माना है इसको, तो इसको आप धनात्मक मान लीजिए क्योंकि चिन्ह दिशाएं विपरीत हैं। तो अगर इसके बराबर हम इसके विपरीत दिशा में जितना बल इस पर लग रहा है उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा दें तो भी ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तो दो तरीके हो सकते हैं। तो यथावत प्रभावहीन कर देता है, इसके बल को जब प्रभावहीन कर देगा तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेश Q को, स्मॉल q को R से P तक लाते हैं तो उस पर कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करता, इसे अत्यंत धीमी नियत चाल से लाया जाता है। अब देखिए इस चीज को फिर से पढ़िए कि ये कह रहा है। तो अब देखिए इस लाइन को समझिए और समझने का प्रयास करिए। कह रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेश Q को R से P तक लाते हैं तो उस पर कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करता। अब देखिए एक एक लाइन को NCERT की बहुत दिमाग लगा करके समझना है। तो F = ma होता है, ए हमारा ये एक्सीलरेशन है या त्वरण कह सकते हैं, या त्वरण कह सकते हैं। तो बल लगेगा तो त्वरण होगा। अब देखिए अगर ये यहीं पर स्थिर रखना है तो अगर इस पर इधर को Fe बल लग रहा है -Fe, तो इधर को बाह्य बल कोई F एक्सटर्नल लगा देते हैं, ठीक ना। तो ये बल इसके बराबर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो त्वरण की कोई बात नहीं। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इसको F बल लगा करके हम F एक्सटर्नल बल लगा के इसको अपने स्थान पर स्थिर रखें। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है धनात्मक ये भी है और धनात्मक ये भी है, तो इस पर ये इधर को बल लगाएगा, इस दिशा में Fe बल लगाएगा। चूंकि विरोध में है, इधर को आ रहा है, बल इधर को लग रहा है, इसलिए ऋणात्मक दिशा, चलने के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। अब अगर ये खिसके ना, रोकना है, तो इस पर भी बल लगाना पड़ेगा। इस पर इधर को लग रहा है तो इस पर इधर को लग रहा है तो इस पर जो है इधर को बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण क्रिएट करेगा। इस पर, इसके कारण इस पर इधर को बल लगेगा Fe, ये -Fe है, ये Fe, इसके कारण इधर को लगेगा, तो हमें P एक्सटर्नल इधर को लगाना पड़ेगा ताकि ये इसी जगह स्थिर रहे। तो ये बल इस बल के बराबर होगा, और ये बल जब इस बल के बराबर होगा तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे अभी हमने ऊपर बताया। तो फिर जो है बाह्य बल 0 हो जाएगा, तो फिर त्वरण 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये जो लाइन लिखी है कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेश Q को, ये जो स्मॉल q है, को R से P तक लाते हैं, इस R से P तक लाते हैं, तो उस पर कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करेगा। इसे अत्यंत धीमी नियत चाल से लाया जाता है। अब देखिए बल कैंसिल हो जा रहे हैं, इसका मतलब इस पर कोई त्वरण काम नहीं करेगा और नियत चाल से R से P तक ही लाया जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। एक एक लाइन जब आप समझेंगे तभी बात बनेगी। इस स्थिति में इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए कितनी देर में ये बात समझ में आई, इतनी जो लिखी है। इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है तथा पूर्णतः आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
तो अब देखिए यहाँ पर समझिए कि अगर हम जो है कह रहा है इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य, ये आवेश है, इसको इधर ले जा रहे हैं तो इस पर बाहर की तरफ बल लगेगा और हम इसको इधर को बल लगा करके इसको रोकना चाह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। तो बाहर से जो हम इस पर कार्य कर रहे हैं तो जो विद्युत बल द्वारा इस पर कार्य हो रहा था, जो R से P तक आ रहा था, मतलब विस्थापन हो रहा था, तो उसके विरुद्ध हम कर रहे हैं। इसलिए अगर इस विद्युत क्षेत्र वाले का विद्युत बल वाले कार्य को धनात्मक माने तो ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसीलिए देखिए हम F पे ऋणात्मक लगा रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस FE लिखा है तो इसलिए हमने इसी के हिसाब से यहाँ लिखा था। तो कुल मिलाकर के बाहर से किया गया कार्य विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के उल्टा है। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य अगर धनात्मक है तो बाहर से किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि उसके विपरीत करना। तथा पूर्णतः आवेश Q की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जो कार्य कर रहे हैं तो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, क्योंकि हमको यहीं पर जब विपरीत दिशा में बल लगा देंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। तो कोई चीज स्थिर है तो जाहिर सी बात है स्थिर ऊर्जा होगी। यदि P पर पहुंचकर बाह्य बल को हटा दिया जाए तो वैद्युत बल आवेश Q को कैपिटल Q से दूर भेज देगा। ऐसी बात अगर यहाँ पर आ करके जो बाहरी बल लगा रहे हैं उसको हटा दें तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक प्रतिकर्षण बल से फिर दूर चला जाएगा। तो स्मॉल Q को Q से दूर भेज देगा। माइनस P पर स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा जिसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, आवेश Q को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। यह बात है, यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा थी तो ये छोड़ने पर फिर से गति करने लगता है, यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तथा यह इस ढंग से होता है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। इस प्रकार से होता है कि जितना यहाँ से आने में यहाँ तक जो है बल रोकेगा तो यहाँ पर जब रुकेगी तो जितना स्थितिज ऊर्जा होगी यहाँ से ये फिर यहाँ तक चला जाएगा तो फिर उतनी ही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि संरक्षित रहते। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा किसी आवेश Q को, स्मॉल Q को बिंदु R से P तक ले जाने में किया गया कार्य WRP इक्वल टू, R से P तक ला रहे हैं तो WRP इक्वल टू R से P तक ला रहे हैं तो इसलिए यह इंटीग्रेशन का साइन है R से P तक, और बल बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर बल लिख दिया और बाहरी बल F एक्सटर्नल, क्योंकि उसको रोकना है तो बाहरी बल द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको रोकने का, इसलिए F एक्सटर्नल इक्वल टू विस्थापन। विस्थापन कितना है स्मॉल dr। ये r हमारा सदिश वेक्टर है, एक तरह से सदिश है, तो d इसको कैपिटल R लिखा जा रहा है। बल भी सदिश है इसलिए इसको भी कैपिटल R। तो ये हो जाएगा ये R से P तक। अब अगर F एक्सटर्नल की जगह अगर हम विद्युत बल लिख दें FE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल, तो जैसे बात है इसका ये उल्टा है इसलिए माइनस साइन लगा दिया कि पता चले कि उल्टा है। तो FE इंटू dr हो जाएगा। यह कार्य स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया है तथा यह स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जैसा अभी हमने समझाया आपको। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर स्मॉल Q आवेश के किसी कण में एक निश्चित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है तथा कण पर किया गया यह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में इतनी वृद्धि कर देता है जो R तथा P बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो जो कार्य है, तो जो P बिंदु और R बिंदु है इनके बीच स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है तो वही कार्य के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा जितना P पे है और जितना R पे है
तो अगर उनका अंतर निकाल लिया जाए तो परिवर्तन कितना हुआ ऊर्जा में, तो जो परिवर्तन आया वही कार्य में बदल गया होगा, तभी इतना अंतर आ गया। तो बहुत आराम से बातों को समझिए, मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। तो इस प्रकार स्थिर ऊर्जा का अंतर डेल्टा यू बराबर यू पी माइनस यू आर हो जाएगा। पहले वाले पॉइंट की स्थिर ऊर्जा माइनस अंतिम वाले आर। तो इस प्रकार से इस तरह हम लोग निकालेंगे। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब देखिए फिर नीचे लिख रहा है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर यह विस्थापन विद्युत बल के विपरीत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, अर्थात माइनस डब्ल्यू आर पी। तो ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए ये कोई धनात्मक आवेश है प्लस क्यू, तो धन चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती थी, बाहर की ओर निकलती थी, ऐसे ऐसे त्रिज्यीय रेडियली बाहर की ओर निकलती थी। तो विद्युत क्षेत्र हमारा बाहर की ओर है और विस्थापन विद्युत बल के विपरीत है, विद्युत बल भी बाहर की ओर लगेगा। धन चार्ज अगर यहाँ पर लाया जाए कोई धन आवेश तो बाहर की ओर लगेगा, तो बल बाहर को लग रहा है और इसको रोकने के लिए हमने इधर को बल लगाया था, एक्सटर्नल जो लगाया गया था। तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर यह विस्थापन विद्युत बल के विपरीत है, बल इधर लग रहा है विद्युत बल और विस्थापन इधर हो रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, अर्थात माइनस डब्ल्यू आर पी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही छोटी छोटी बातें अगर आप समझेंगे तो कभी जो है आपको गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है अतः दो बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो उसका अंतर जो अभी हमने ऊपर फार्मूला लिखा उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत बल क्षेत्र में यह अंतर आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए, ध्यान दीजिए इसमें त्वरण नहीं है, बिना त्वरित किए ले जाने के लिए आवश्यक बल द्वारा किए गए जाने वाले न्यूनतम कार्य के बराबर है। उसी चीज को यहाँ पर इस तरह लिख दिया। ये ध्यान दीजिए, यादृच्छिक का मतलब स्वेच्छा से हम लोगों ने उसको जहां चाहे वहां रख के ये परिकलन कर सकते हैं। तो यादृच्छिक का मतलब स्वेच्छा से। इस घटना में दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जा सकती हैं। अब ये जो कुछ भी हुआ इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। समीकरण 2.2 का दायां पक्ष केवल आवेश की अंतिम तथा आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ये भाग दायां पक्ष ये वाला, ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों या बिंदुओं पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिससे होकर वो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। चित्र 2.2। तो ध्यान दीजिए कि ये जो कार्य हो रहा है यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसको कहाँ से किस तरफ ले जाया गया है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग पढ़ते थे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन लिया जाता था। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, कहीं से भी हम जाएं, कहीं से भी जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं या ऐसे चले जाएं, जब हमको कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ही लेना है, जैसा अभी अपने ऊपर पढ़ा, तो विस्थापन तो सबसे स्मॉल दूरी होगी ना, तो स्मॉल दूरी ही लेंगे तो कहीं से भी ले जाया जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा
किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों यानी बिंदुओं पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिससे होकर वो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। यह किसी संरक्षी बल का मूल अभिलक्षण है। ध्यान दीजिए, कोई कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका मूल लक्षण है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा अर्थपूर्ण नहीं रहेगी यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर हो जाएगा। अगर पथ पर निर्भर हो जाएगा तो फिर स्थितिज ऊर्जा अर्थपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि P और Q से P पर जब लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा अलग निकलेगी, क्योंकि कार्य करने में फिर ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, वो नष्ट हो जाएगी, मतलब दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी या और किसी चीज में। तो इसलिए फिर ये अर्थपूर्ण नहीं रहेगा अगर जो है पथ पे डिपेंड हो गया कार्य। किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का पथ पर निर्भर न होना कूलाम के नियम द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति हम यहाँ छोड़ रहे हैं। तो कार्य पर निर्भर न होना या कूलाम के नियम द्वारा भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 आ जाता है। समीकरण 2 नहीं, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। तो कह रहा है समीकरण 2.2 स्थित ऊर्जा अंतर की परिभाषा भौतिकी के नियमों के अनुसार अर्थपूर्ण राशि कार्य के पदों में करती है। स्पष्टता इस प्रकार परिभाषित स्थितिज ऊर्जा किसी योज्यता स्थिरांक के अंतर्गत अनिश्चित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार परिभाषित स्थितिज ऊर्जा किसी योज्यता कांस्टेंट के अंतर्गत अनिश्चित होती है। मतलब कोई एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पर रख दिया जाए, जोड़ने वाला कोई स्थिरांक अगर रख दिया जाए तो फिर ये स्थितिज ऊर्जा अनिश्चित हो जाती है। इसका यह अर्थ है कि स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल स्थितिज ऊर्जा के अंतर का ही महत्व होता है। तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में, तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में, तो हमें जब एंथैल्पी निकालना रहता था तो हम एंथैल्पी परिवर्तन निकालते थे कि जो परिवर्तन आता था उसके हिसाब से हम लोग ये बताते थे कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। आंतरिक ऊर्जा की गणना नहीं हो पाती थी। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा एक तरह से वस्तु में संचित हो गई तो एक तरह से उसकी आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करने लगी। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका यह अर्थ है कि स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल स्थितिज ऊर्जा के अंतर का ही महत्व होता है। केवल हम अंतर जब निकालेंगे तभी बता पाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन हो। ये नहीं बता सकते कि P बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है और U बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको समझिए, हम सदैव ही कोई यादृच्छिक स्थिरांक यानी अपनी इच्छा से अल्फा मान लिया हर बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे स्थितिज ऊर्जा अंतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जोड़ सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर P बिंदु पर है तो UP प्लस अल्फा और माइनस UR प्लस अल्फा हो जाएगा। दोनों तरफ जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो फिर ये UP माइनस UR आ गया, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा। इससे इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को किसी बिंदु पर शून्य माने, कहीं पर इसे शून्य मान लें। इस बिंदु के चयन की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी हम मान सकते हैं अपनी इच्छा से। एक सुविधाजनक चयन यह है कि हम अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लें। ध्यान दीजिए, तो इसीलिए अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। तो अगर अनंत पर हम शून्य मान लें तो इस चयन के अनुसार यदि हम बिंदु R को अनंत पर लें, R से P पर लाना है, चित्र जैसा पीछे देखे थे, तो R पर अगर अनंत मान लें तब समीकरण 2.2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। W अनंत से P तक लाना है तो इनफाइनाइट इंटू P लिखा है W में, बराबर UP माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत में 0 माना है तो यहाँ पर
क्योंकि धनात्मक आवेश है तो कुछ बढ़ेगी, तो ज़्यादा में से कम घटाया है तो यूपी माइनस इनफाइनाइट, तो ये आ गया यूपी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर बिंदु P यादृच्छिक है, यानी अपनी इच्छा से माना गया है, तो समीकरण 2.3 से हमें किसी बिंदु पर आवेश Q की स्थिर ऊर्जा की परिभाषा प्राप्त होती है। तो बिंदु P पर आवेश Q की स्थिर ऊर्जा की परिभाषा क्या प्राप्त होती है, इसको ध्यान दें। ये प्राप्त होती है कि किसी बिंदु पर आवेश स्मॉल q की स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश विन्यास के कारण क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य बल वैद्युत बल के समान तथा विपरीत द्वारा आवेश q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। क्योंकि W अनंत से P तक लाया जा रहा है तो ये UP के बराबर है, यानी P बिंदु पर जो वस्तु को अनंत से ले आया गया तो उस स्थिर ऊर्जा के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, फिर से समझिए कि किसी बिंदु पर आवेश Q की स्थिर ऊर्जा बाह्य बल द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर। अगर हम किसी बाह्य बल द्वारा R से P तक लाते तो जो स्थिर ऊर्जा यहाँ पर लाने में मिलती तो इसी स्थिर ऊर्जा के बराबर होगी, या यूं कहें कि R से P तक लाने में जो कार्य किया जाता उसके बराबर होगी, क्योंकि वही कार्य ही यहाँ पर स्थिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा हमको। कुल मिलाकर के R पर जो स्थिर ऊर्जा होगी, जब P पर आएंगे तो जो स्थिर ऊर्जा होगी तो ये कार्य के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगी। तो कार्य कहें या स्थिर ऊर्जा एक ही बात है। स्थिर ऊर्जा किसी आवेश विन्यास के कारण क्षेत्र की उपस्थिति, तो स्थिर ऊर्जा एक तरह से विभव है, यही विभव है आवेश का, जिसके कारण यहाँ पर रोकने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ रहा है P बिंदु पर किसी आवेश को रोकने के लिए, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यही आवेश स्थिर ऊर्जा ही विभव है, पोटेंशियल है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। बाह्य बल जो स्थिर वैद्युत बल के समान तथा विपरीत, रोकना है तो उसके विपरीत ही लगाना पड़ेगा, द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर है। अब देखिए आगे आ जाता है स्थिर वैद्युत विभव। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।